नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर VNS 2023 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो ये संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में ये चैप्टर हमें बताता है, और इस चैप्टर में हम देखेंगे संपत्ति के विरुद्ध जो भी अपराध हैं, आज हम एक ही वीडियो में उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो ये वीडियो AIV 21 वालों के लिए और APO वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और देखिए चैप्टर नंबर 17। तो 17 को कैसे याद करना है कि 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का अधिकार है। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में ये दे रखा है। वो तो 17 में हम अपनी कोई भी संपत्ति होती है तो हम उसको अपने साथ रखते हैं, तो एक साथ रखेंगे अपनी संपत्ति के लिए। तो वो चैप्टर नंबर 17 में हम संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन कहाँ से है? 303 से 334 तक। 303 से 334 तक है ये सेक्शन। और हमारा 303 कहता है चोरी के बारे में। तो चोरी के बारे में क्या कहता है? किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने के आशय से हटाना चोरी है। कोई भी जंगम संपत्ति है और उसे किसी व्यक्ति के कब्जे में से बेईमानी के आशय से लिया जाता है, तो वो बेईमानी के आशय से हटाया जाता है, तो वो चोरी कहलाता है। ये हमारी सिंपल भाषा हो गई। आपको जो लॉ की भाषा है, वेयर एक्ट की भाषा है, उसमें दे रखा है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना, सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय रखते हुए या वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी कहलाता है। ठीक है ना। और इसके साथ में एक सेक्शन और है 2+7, उसको साथ में पढ़िए, क्योंकि बेईमानी से लेने का आशय क्या है? बेईमानी से लेने का आशय ये है कि किसी व्यक्ति को या तो सदोष लाभ हो या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि हो, तो यही बेईमानी से लेने का आशय होता है। 303 में यही है। तो इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाता है। अब आता है हमारा 304। तो 304 में क्या है? स्नैचिंग, झपटमारी। तो झपटमारी क्या है? इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने का दंड दिया जाता है। अब 304 है क्या? इसको भी हमें देख लेना चाहिए। तो 304 कहता है चोरी। चोरी झपटमारी है। कब कोई चोरी झपटमारी बन जाती है? यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी जंगम संपत्ति को अधिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है, ठीक है ना, या ले लेता है, तो इसी को झपटमारी कहा जाता है। ठीक है ना। और 304(2) कहता है जो कोई झपटमारी करेगा वह 3 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 304(2) में इसका पनिशमेंट दे रखा है। 305 आ जाता है हमारा। 305 हमारा है निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल में चोरी। कोई भी निवास गृह है, यातायात का साधन है, कोई पूजा स्थल है, उसमें चोरी होगी तो उसके लिए पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक की चोरी करना, तो उसके लिए 7 साल का कारावास है। आगे हमारा 306। 306 में लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी, जिसमें भी 7 साल का कारावास और फाइन है। तो कोई भी लिपिक है, कोई भी सेवक है और वो स्वामी के कब्जे की संपत्ति को चोरी करता है, तो उसके लिए 306 लगता है। और 307 है हमारा चोरी करने के लिए मृत्यु उपति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। कहने का मतलब है हमारा 307 में कि कोई भी व्यक्ति है जो कोई चोरी करने के लिए मृत्यु उपति या अवरोध कार्य करने की तैयारी के पश्चात चोरी करता है। जैसे इसका इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं कि का जेब की हाथ में A B की जेब काटता है, ठीक है ना, A B की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि B यह समझ जाए कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे, मतलब जेब काटने से A को मना करे अगर B, तो A को पकड़ने का प्रयत्न करे और वो तो वे सब लोग जो उसने A ने अपने नियुक्त कर रखे हैं काफ़ी लोग, तो वो B का प्रतिरोध करें और A ने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति चाकू बंदूक लेकर चोरी करता है और कोई दूसरा व्यक्ति जिसके साथ चोरी की गई है वो मना करता है या प्रतिरोध करता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा। उसने बंदूक दिखा दी तुरंत से, ठीक है ना, तो 307 के अंतर्गत वो अपराधी होगा। आता है हमारा नेक्स्ट 308। और 308 में दे रखा है एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन के बारे में क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में जानबूझकर डालता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को
कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर क्षति करने के भय में डालता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या मुद्रांकित कोई चीज किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। मतलब किसी व्यक्ति को और को देने के लिए, खुद को या किसी और को देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है तो वह एक्सटॉर्शन करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भय में डालता है या धमकाता है, ठीक है ना। तो किसी उसके पास अगर कोई मूल्यवान प्रतिभूति है या कोई संपत्ति है तो उसको स्वयं को देने के लिए या किसी और व्यक्ति को देने के लिए अगर वो धमकाता है और भय में डालता है तो उसके लिए 7 साल का कारावास है और उसके साथ साथ फाइन का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 309। 309 कहता है रॉबरी, लूट के बारे में कहता है। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट कि हर प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है, ठीक है ना। 309 क्लॉज 2 कहता है कि चोरी लूट है। चोरी कब लूट बन जाती है? यदि चोरी करने में या करते समय किसी व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति या सदोष अवरोध कारित करता है या प्रयत्न करता है, सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है तो वह चोरी लूट बन जाती है। इसका हम इलस्ट्रेशन भी देख लेंगे। इलस्ट्रेशन इसका क्या कहता है। और अब 309 क्लॉज 3 देख लेते हैं कि उद्यापन कब लूट बन जाता है। तो अपराधी उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर उद्यापन करता है। तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर यदि उद्यापन करता है और उद्यापन की जाने वाली चीज, वही हमने ऊपर एक्सटॉर्शन की परिभाषा देखी अभी। एक्सटॉर्शन में कहा गया था कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी क्षति करने के भय में जानबूझकर डालता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या मुद्रांकित कोई चीज किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, वह एक्सटॉर्शन करता है। अब वहीं एक्सटॉर्शन कब लूट बन जाता है? वो सारे काम करने के लिए तो कह रहा है, भय में डाल रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है, लेकिन उद्यापन की जाने वाली कोई चीज उसी समय और वहीं पर उसी समय प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ इसमें बल और हिंसा का प्रयोग करता है तो उसके लिए उद्यापन लूट बन जाता है। इसमें 10 साल का कारावास है और साथ ही साथ फाइन का भी प्रावधान है इसमें, ठीक है। और 309 क्लॉज 5 कहता है हमारा कि जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, इसमें अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी भी है। अटेम्प्ट ऑफ रॉबरी भी यहाँ पे पनिशेबल बनाई गई है। जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा वह कठिन कारावास से जो 7 साल तक का हो सकेगा। अब इसमें हम एक स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण कहता है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपपत्ति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। यदि कोई अपराधी व्यक्ति है, एक्सटॉर्शन कब लूट बन जाएगा? तो वहाँ पर पर्याप्त रूप से उसके निकट होना चाहिए, बल और हिंसा का जब प्रयोग कर रहा है इंसान तब। तो इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए बी को दबोच लेता है। ए बी को दबोच लेता है और बी के कपड़े में से बी का धन और आभूषण बी की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है, ठीक है। यहाँ का ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा बी का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए का ने ए ने लूट की है। कहने का मतलब है यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबोच लेता है और उस व्यक्ति की सम्मति के बिना उसकी जेब से कपटपूर्वक धन निकाल लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो अब उस व्यक्ति ने चोरी कर ली, लेकिन चोरी करने के लिए उसे स्वेच्छा या सदोष अवरोध कारित करता है। स्वेच्छा या सदोष अवरोध उसको कारित करता है, तो यहाँ ए ने लूट का भी अपराध किया है, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन और है, वो भी देख लेते हैं हम। ए बी को राजमार्ग पर मिलता है। ए बी को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है, ठीक है, और बी की थैली मांगता है। ए बी को राजमार्ग पर मिलता है, बी को पिस्तौल दिखाता है और बी की थैली मांगता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप बी अपनी थैली दे देता है। यहाँ ए ने बी को तत्काल उपपत्ति या भय में डालकर थैली उपपत्ति की है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, तो ए ने लूट भी की है, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा यहाँ इलस्ट्रेशन से ये क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं हम 310। अब 310 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 310 में डकैती के बारे में प्रावधान किया गया है
और डकैती क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें डकैती में क्या चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, 5 या अधिक व्यक्ति, ठीक है, संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए हमने चोरी और उद्यापन कब लूट बन जाती है ये हमने पढ़ लिया, कहाँ पढ़ लिया, रॉबरी 309 में। अब 310 कहता है अगर उसी लूट में, जब चोरी या उद्यापन करते समय लूट जब हो रही है और उसी लूट में 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, 5 या अधिक व्यक्ति मिल जाते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट भी यहाँ पे पनिशेबल है, या उसमें मदद करते हैं तो कहा जाएगा कि वह डकैती करते हैं, ठीक है। अब 302 कहता है डकैती के लिए दंड, तो 310 क्लॉज 2 में आजीवन कारावास है और या 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस फाइन भी है। 310 क्लॉज 3 भी पढ़ लेते हैं हम। 310 क्लॉज 3 कहता है कि यदि 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, 310 के लिए क्लॉज 3, यदि 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति डकैती करते समय हत्या कर देगा, ठीक। 310 क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। यदि 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति डकैती करते समय हत्या कर देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति हत्या या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। 310 क्लॉज 3 कहता है यदि ऐसे कोई 5 व्यक्ति हैं और वो 5 व्यक्ति संयुक्त होकर डकैती कर रहे हैं और उन 5 व्यक्ति में से अगर एक व्यक्ति भी डकैती करते समय हत्या कर देता है, तो सबके लिए हत्या के लिए दोषी ठहराया जाएगा, ये माना जाएगा कि सबने हत्या की है। उसी तरह से 310 क्लॉज 4 है कि जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, यहाँ पे प्रिपरेशन पनिशेबल बनाया गया है, मात्र एक सेक्शन है 310 क्लॉज 4, यहाँ पे प्रिपरेशन पनिशेबल बनाया गया है। जो कोई डकैती करने के लिए तैयारी करेगा तो वह 10 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 310 क्लॉज 4 है तो इसमें लिखा गया है कि तैयारी दंडनीय है। 310 क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो कोई डकैती करने के लिए प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, उसकी अवधि 7 साल तक की होगी कारावास के लिए। जो कोई डकैती करने के लिए प्रयोजन के लिए एकत्रित होंगे और 5 व्यक्तियों में से अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके लिए भी पनिश का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे 311 है। 311 में कहा गया है कि मृत्यु या घोरोपति कारित करने के प्रयत्न से के साथ लूट या डकैती, यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से लूट या डकैती करता है जिसके कारण इस प्रिपरेशन के साथ वो तैयारी करता है कि मृत्यु या घोरोपति भी कर सकता है, कोई चाकू है, कोई बंदूक है, उसको साथ लेकर के इस तरीके से प्रयत्न करता है डकैती का या लूट का, तो वह मृत्यु या घोरोपति कारित करे तो वो उसके लिए 311 लगेगा, उसके लिए 7 साल का कारावास प्लस फाइन का भी प्रावधान किया गया है। 311 के बाद आगे देखते हैं 312 और 313, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो 314 देखते हैं, ठीक है ना। 314 देखते हैं। 313 वैसे ये कहता है कि लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दंड, जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने से संयुक्त होकर और वह टोली डाकुओं की टोली न होकर वह टोली डाकुओं की टोली न हो, वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी। डाकुओं की टोली लुटेरों की टोली के लिए है ये, ठीक है ना। 313। अब आते हैं हम 314 पे, तो 314 कहता है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन के लिए ऑफ प्रॉपर्टी है ये, तो जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा उसके लिए उपयोग में के लिए संपत्ति संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी वाद के कारावास के लिए, जिसकी अवधि कितनी होगी भैया, जिसकी अवधि हमारी 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। इसमें बेईमानीपूर्ण आशय जो है वो बाद में हुआ होना चाहिए, संपत्ति हटाते समय बेईमानीपूर्ण आशय होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह संपत्ति हटाते समय 314 में बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था और बाद में उसे संपत्ति हटाने के बाद उसके अंदर बेईमानीपूर्ण आशय आ गया, तो उसमें 314 होगा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन है ए बी की संपत्ति को उस समय जबकि ए उस संपत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह संपत्ति उसी की है, बी के कब्जे में से सद्भावनापूर्वक ले लेता है। ए को लगता है कि ये संपत्ति बी की है और वो बी के कब्जे में से सद्भावनापूर्वक लेता है कि ये संपत्ति उसकी है, ये मानते हुए लेता है, ठीक है। ए चोरी का दोषी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किंतु यदि ए अपनी भूल मालूम होने के कारण
मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है तो वह उस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा। अपनी ये वो बाद में ये भूल जाता है कि ये संपत्ति बी की है और वो अपने लिए, ठीक है ना, अपने उपयोग के लिए उस संपत्ति को बेच देता है या कुछ भी करता है या अपने उपयोग में ले लेता है तो वो इस धारा के अंदर डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का दोषी होगा। इसी तरह से एक दृष्टांत और है। एक और राजमार्ग पर 1 रुपया मिलता है, रुपया पड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। यह ना जानते हुए कि वह रुपया किसका है, ए उस रुपये को उठा लेता है। ए को पता ही नहीं है कि वह रुपया किसका है, ए ने उस रुपये को उठा लिया। यहाँ ए ने इस धारा में परिभाषित कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वह रुपया किसका है, तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया। इसी तरह से एक और है कि ए को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है, ठीक है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। अब ए को कोई चिट्ठी मिलती है, उसमें बैंक का एक नोट है और उस नोट पर देखकर उसे ये ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है, ठीक है ना। उस पर नाम, पता, एड्रेस वगैरह उसका सब लिखा हुआ है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है। अब वह खुद के यूज में विनियोग कर लेता है तो ए ने इस धारा के अधीन अपराध का किया है, ठीक है। तो ये डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है 314 में। 315 कहता है ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। कोई भी ऐसी संपत्ति है जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में है, उस संपत्ति को कोई व्यक्ति अपने कब्जे में कर लेता है तो उसके लिए अपराध का प्रावधान बताती है 315। इसके लिए कम से कम 3 साल तक का कारावास है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक का कारावास है। 316 कहता है हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यासभंग। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या है भैया, तो जो कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने या न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है उससे विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से या संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यासभंग कहता है। क्या बेयर एक्ट की भाषा समझ में आ जाती है? ये नहीं आती है भैया। अब इसके लिए देखिए इलस्ट्रेशन क्या कहता है, मैंने इसलिए यहाँ पे बेयर एक्ट की भाषा को नहीं नोट किया है। 316 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यासभंग। तो अब इलस्ट्रेशन में क्या रखा है कि एक मृत व्यक्ति की बिल का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो चीजवस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीजवस्तु को अपने उपयोग के लिए नियुक्त कर लेता है, इन्हें आपराधिक न्यासभंग किया है। अब देखते हैं 317 कहता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति के बारे में कहता है। अब चुराई हुई संपत्ति कौन कौन सी है? अब देखिए, वह संपत्ति जो चोरी कहाँ थी? 303 में। उद्यापन कहाँ था? 308 में। लूट द्वारा, रॉबरी, लूट कहाँ थी? 310 में। चीटिंग कहाँ है? आगे आएगा पढ़ने के लिए। आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा, ठीक है, हो या जिसका आपराधिक न्यासभंग किया गया है वह चुराई हुई प्रॉपर्टी कहलाती है। जो कोई स्टोलन प्रॉपर्टी कौन कौन सी कहलाएगी? वह संपत्ति जो चोरी द्वारा, उद्यापन द्वारा, लूट द्वारा, छल द्वारा, आपराधिक दुर्विनियोग किया गया हो या जिसका आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसके लिए यहाँ पे तो सीधा 6 तरीके से कब्जा में की गई संपत्ति को ही हम चुराई हुई संपत्ति कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 तरीके से कब्जा की गई संपत्ति को हम क्या कहते हैं? चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। अब 317 क्लॉज 2 क्या कहता है? जो कोई यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति रखेगा या बेईमानी से प्राप्त करेगा तो उसे 3 साल का कारावास प्लस फाइन से दंडित किया जाएगा। 6 तरीके से कब्जा की गई संपत्ति को ही स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाता है, ये हमने अभी बोल दिया। जो चीटिंग है इसमें छल, वो हम 318 में पढ़ेंगे। अब इसके लिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन भी भैया बड़े बड़े हैं, इसके रहने ही दीजिए।
318 देख लेते हैं। 318 है चीटिंग। चीटिंग छल, जो कोई इस प्रकार प्रवंचना करता है या कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त कर दे तो वह छल करता है। इसके लिए 3 साल का कारावास है। 318 क्लॉज 4 में 7 साल का कारावास है। ठीक है ना। हम छल का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एक सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके जानबूझकर बी से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से बी को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने के लिए का उसका इरादा नहीं है। तो यहाँ पे ए उसके साथ बी के साथ छल करता है, यह कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई सिविल सेवा में होने का झूठा वादा करता है और दूसरे व्यक्ति से ऐसा उसको बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि उसे माल उधार दे दे जिसका मूल्य चुकाने का किसी व्यक्ति का कोई इरादा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है शुरुआत से ही, तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ चीटिंग छल कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा। 319 क्या कहता है? प्रत्युरूपण द्वारा छल, चीटिंग बाई पर्सोनेशन। तो चीटिंग बाई पर्सोनेशन में क्या है? ये कहता है कोई व्यक्ति प्रत्युरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, मतलब खुद को किसी अन्य व्यक्ति की जगह नियुक्त कर देना, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रत्युरूपण करके, या यह व्यपदृष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे ने या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है। इसका एक इलस्ट्रेशन हम देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा कि ए उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, इस उपदेश द्वारा छल करता है कि ए प्रत्युरूपण द्वारा छल करता है। दूसरा है इलस्ट्रेशन कि बी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, होने का उपदेश करने द्वारा ए छल करता है, ए प्रत्युरूपण द्वारा छल करता है। तो ये इतना सा इलस्ट्रेशन है। तो किसी व्यक्ति को सीधा सा सिद्धांत है, किसी व्यक्ति को के स्थान पर खुद को वहाँ पे रख देना तो प्रत्युरूपण द्वारा छल करना कहा जाता है। ये हो गया 318। और इसमें एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बचा हुआ है 324, मिसचीफ, जिसे रिष्टि कहा जाता है। तो मिसचीफ क्या है कि कोई इस आशय से संभाव्य जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे या संपत्ति का नाश या उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट करे, उस पर क्षतिकारक प्रभाव डालता है, वह रिष्टि करता है। वह रिष्टि करता है। किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कोई क्षतिकारक प्रभाव डालता है या उसका नाश करे या उसके मूल्य में नाश करे, ठीक है ना, तो वह रिष्टि करता है। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन है कि बी की सदोष हानि कारित करने के आशय से बी की मूल्यवान प्रतिभूति को ए स्वेच्छा जला देता है। कोई बी की मूल्यवान प्रतिभूति है, उसको सदोष हानि कारित करने के आशय से ए उसको स्वेच्छा से जला देता है, तो ए ने यहाँ पर रिष्टि का अपराध किया है। दूसरा स्टेशन है कि बी की सदोष हानि कारित करने के आशय से उसके बर्फ के घर में ए पानी छोड़ देता है। यदि किसी बी व्यक्ति ने कोई बर्फ़ का घर बना लिया है तो उस बर्फ़ के घर को नष्ट करने के आशय से ए उसमें पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ़ को गला देता है। तो यहाँ ए ने रिष्टि का अपराध कारित किया है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन और है कि ए इस आशय से बी की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है। बी की अंगूठी है और ए उसको नदी में फेंक देता है, तो बी को सदोष हानि कारित कर देता है, तो ए ने रिष्टि का अपराध किया है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन से थे प्रॉपर्टी को लेकर। तो हमने 324 तक का 303 से ये यहाँ पे हमने देखा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो भी कोशिश की जाएगी कि इसी तरह से लिख करके हो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।